जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू चंद्रिका क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग एंड फेज ऑफ रिस्पायरेशन क्या होते हैं बता दिया है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको सांस लेना है तो क्या होता है, हमारे जो रिब है, रिब बाहर की ओर आउटसाइड, हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाते हैं, जिसके वजह से उसके फलस्वरूप होता क्या है, हम मान लीजिए हमारा लंग है। लंग जब इसकी रिब हमारी आउटसाइड की तरफ होती है तो लंग क्या होते हैं, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। ये लंग की वॉल्यूम बढ़ गई, ये लंग है, इसकी वॉल्यूम बढ़ गई तो क्या होते हैं, इसमें बाहर से हवा अंदर आना शुरू कर देते हैं। फिर जब हमें सांस छोड़ना होता है तो सारे प्रोसेस उल्टा होता है। वॉल्यूम बढ़ी थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है, मतलब कि हमारी जो डायफ्राम है वो धीरे धीरे अपवर्ड होने लगती है और हमारा जो लंग है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से हमारे जो फेफड़े में, हमारे जो लंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। स्टार्ट। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन दो तरह के होते हैं, आप जानते होंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड दैट एनारोबिक रिस्पायरेशन। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं इनमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं यानी ग्लूकोज जो होता है उनका ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट इन केस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन द न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होते हैं, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, इन्हें ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है और इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। ऑक्सीजन की कीमत चाहे जितना बढ़ जाए घट जाए, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए। ये बड़े आदमी होते हैं साहब, ये बड़े आदमी होते हैं। और ये एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये काफ़ी गरीब होते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक। तो क्या होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो अभी हम इसमें हम एरोबिक रिस्पायरेशन का डिस्कशन शुरू करते हैं, बाद में हम आपको बताएंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है। तो देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। अब कहेंगे आप सर ये सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है। अरे भाई साहब, सेलुलर रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जो सेल के अंदर होती है। तो क्या है, इट इज सेलुलर रिस्पायरेशन दैट यूजेस ऑक्सीजन इन द ऑर्डर ऑफ तो ब्रेक डाउन एंड रिस्पायरेटरी सब्सट्रैक्ट। क्या करता है, जो ऑक्सीजन को लेकर ब्रेक डाउन करता है, किस चीज़ को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और क्या करता है, एनर्जी रिलीज कराता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, जो हम इस एनर्जी का यूज अपने काम धाम में लगा देते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, जब हमें एनर्जी जो मिलती है वो एनर्जी एटीपी के रूप में, एटीपी के फॉर्म में हमें मिलती है। वो एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी का पैकेट होता है। क्या, एनर्जी का पैकेट होता है। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा, कितने एटीपी एनर्जी मिलेंगे आपको बताते हैं। 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर रिलीजेड फॉर द एवरी। क्या होता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब टूटते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है, तो उनसे क्या होता है 38 एटीपी, कितना, 38 एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है, ये सारी प्रक्रिया जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, हवा में नहीं, ये होता है हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कई सारे प्रोसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। अब देखते हैं, इट इन्वॉल्व कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है इसमें, एक ग्लूकोज का अच्छी तरह से तोड़ मोड़ होता है, उनका कोई भी इनकम्प्लीट प्रोसेस नहीं बचता। इसमें क्या होता है, एक कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। तो ये CO2 जो हम छोड़ते हैं,
जो हम हवा को बाहर निकालते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम से, उसमें CO2 निकलता है, गैस निकलता है, ना कि पानी। तो गैस जो निकलता है उस गैस में क्या होता है, CO2, और क्या करता है, हम जल भी मिलता है H2, जिसका हम अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए यहाँ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। आप जानते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है 6 कार्बन कंपाउंड। इनका क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, और ये क्या बन रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, और ये क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड। मान लीजिए ये हम आपको बता देते हैं, ये एक सेल है, ठीक, ये एक सेल है। तो सेल के अंदर क्या होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, बिल्कुल होंगे। बगैर साइटोप्लाज्म के एक भी ऑर्गेनेल लिविंग नहीं रह सकते। इसमें क्या होंगे, लिविंग मटेरियल, इसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हो गया इसमें। अब साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, ढेर सारे इसमें सेल ऑर्गेनेल होंगे, कोशिकांग होंगे, जो इनका तामझाम होता है वो होंगे इसके अंदर। इसका जो सेल ऑर्गेनेल का वीडियो है मैंने पहले से ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं, कोशिकांग, ठीक। तो सेल के बाहर क्या होंगे, ये मान लीजिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, क्या है, ये सब मान लीजिए क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ गए, साइटोप्लाज्म में चले गए। उसके बाद साइटोप्लाज्म में जाने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं, ये भी एक सेल है। अब आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ये तो आप अच्छी तरह जानो, पढ़े होंगे पहले से आप। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इनका क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ये टूट रहे हैं। किसमें टूटेंगे, ये टूटेंगे पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड में टूटेंगे। और पायरुविक एसिड कैसा मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। पायरुविक एसिड कैसा कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं पायरुविक एसिड। अब अगले हम जब पायरुविक एसिड लिखेंगे तो उसको हम Pa से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, Pa मतलब पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड ये सब कहाँ हो रहे हैं, ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं, ये सब प्रोसेस हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं, इसके अंदर, ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर हो रहे हैं। तो जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में जब ब्रेकडाउन होते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के रिजल्टेंट क्या हो रहा है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस क्वेश्चन पूछेगा, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस किस प्लेस पर होता है, तो सेल के इनसाइड ऑफ द सेल इन द प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है ये कहाँ जाएगा, सेल में ही है। सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक। सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसके अंदर क्या आ गया है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से जाके जुड़ जाएगा या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जा सकता, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये नहीं जा सकता। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी बनता है। जाने के बाद क्या होगा, उसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। इसके फलस्वरूप क्या बनेंगे, एनर्जी बनेंगे, H2O बनेंगे, और साथ में साथ क्या बनेंगे, इसके साथ H2O यानी जल भी बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और एनर्जी भी बनेंगे जो ATP के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पहुंच गए कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहाँ पे ये सब प्रोसेस हुआ, ठीक। तो प्रोसेस होने के बाद बना क्या, CO2, H2O और एनर्जी। फिर ये बनने के बाद जो ये CO2 होता है, जब हम सांस को छोड़ते हैं, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गैस को बाहर निकालते हैं, न कि पानी। गैस को बाहर निकालते हैं, उस गैस में क्या होता है, CO2।
CO2 को हम क्या एक्सहेल कर देते हैं और H2O और ये ATP इसको हम स्टोर कर लेते हैं, अपने एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं अपने काम धाम में लगाने के लिए। ये था आपका एरोबिक रिस्पायरेशन। ये हम हर समय लगातार दिन रात करते रहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक। लेकिन एक जो आपने मैं दूसरा बताया एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये हमें कभी कभी यूज में आते हैं, उसका भी यूज हमारे शरीर में बहुत अधिक है, ये भी हमारे शरीर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये उसकी अपेक्षा ये हमेशा हमें यूज में आते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, जब हम सांस को लिए यानी जब हम ऑक्सीजन को ले लिए तो ऑक्सीजन जो हम लिए वो क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा, 3 कार्बन कंपाउंड में, मतलब पार्विक एसिड में। पार्विक एसिड ये प्रोसेस क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पार्विक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो गया, उसके बाद फिर ये पार्विक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर वहाँ पे क्या होगा, उनका और ब्रेकडाउन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, CO2, H2O और 38 ATP। वो 38 ATP और H2O क्या करते हैं, स्टोर कर लिए जाते हैं, और CO2 को हम क्या कर देते हैं, हमारे लिए CO2 क्या है, एक पॉइजन का काम करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस। आपसे पूछेगा ग्लाइकोलिसिस सेल में कहाँ होते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस सेल में कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस क्या होता है, रेफर होता है, ये संपन्न होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये प्रोसेस कहाँ आकर होते हैं। ये पूछेगा ये प्रोसेस कहाँ आकर होते हैं, तो ये प्रोसेस आकर होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ये साइटोप्लाज्म के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। अभी आपने देखा एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या था, उसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रहा था, लेकिन अब देखना हमें एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। तो इसमें क्या होता है, यह भी एक सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोसेस है, जो कहाँ होता है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी इन प्रेजेंट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा पाते, जिसके रिजल्टेंट क्या होता है, ये CO2 H2O न बना के कुछ और लैक्टिक एसिड बना लेते हैं, और इसमें कम मात्रा में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। ये कैसा रिस्पायरेशन है, एक सेलुलर रिस्पायरेशन यह भी है, जो कहाँ होता है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इसमें ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, जिसके बाद क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं। कितने, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी आपने इसके पहले देखा था, उसमें क्या था, एरोबिक में 38 ATP रिलीज हो रहा था, ये काफ़ी एनर्जी है, लेकिन इसमें कितना हो रहा है, केवल 2 ATP। यहाँ देखिए लिखा है 2 ATP आर रिलीज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ एवरी ग्लूकोज। क्या होता है, जब एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन प्रोसेस में, तो इसमें क्या होता है, 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, केवल और केवल 2 ATP। इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इन्वॉल्व, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, अगर इसमें ऑक्सीजन आ जाए या ऑक्सीजन मिल जाए तो ये हो जाएंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे और वहाँ CO2 H2 और 38 ATP बना लेंगे, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, यहीं से चेंज हो रहा है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो ये लैक्टिक एसिड बना लेंगे। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, मैंने पहले बताया ये कैसा है ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रिस्पायरेटरी सब्सट्रैक्ट है, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं। अब इसे डायग्राम देखते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ है पड़ा हुआ, आप जानते हैं ये 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, और इसका क्या होगा,
ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लाइकोलिसिस क्या होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाते हैं किसमें, पारुविक में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पारुविक एसिड बनाए। पारुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद क्या हुआ, आप देख रहे हैं नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ नहीं मिला तो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में ही प्रोसेस रह गया। और यहाँ प्रोसेस कहाँ हो रहा है, मसल सेल के अंदर, मसल सेल्स के अंदर होते हैं। उसके बाद ये बना लेते हैं लैक्टिक एसिड, उसके साथ साथ ये केवल और केवल 2 ATP का रिलीज करते हैं। इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप कभी नहीं दौड़े हैं, अगर आपको कहा जाए, आपको एवरेज दौड़ने की जो एवरेज है वो 500 मीटर है, आपको कहा जाए 1000 मीटर दौड़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 500 मीटर तो आराम से दौड़ लेंगे क्योंकि वो आपकी हैबिट है। 500 मीटर आराम से दौड़ लिए, आपकी हैबिट बनी है। लेकिन जो अगला 500 और हमें दौड़ना है 1000 पूरा करने के लिए, वो 500 दौड़ने के लिए आप उसमें 500 300 मीटर तो आराम से दौड़ लेंगे, लेकिन 200 मीटर दौड़ने के लिए आपको ये एनारोबिक रिस्पिरेशन आपको हेल्प करते हैं। क्या होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, जितना एनर्जी मिलना चाहिए एरोबिक में इतना एनर्जी मिलता था, ठीक, तो एरोबिक में इतना एनर्जी मिलता था, तो लेकिन एनारोबिक रिस्पिरेशन में कुछ नहीं तो 2 ATP तो मिल रहा है। जहाँ 2 ATP मिल रहा है वो कम एनर्जी हमें दौड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन मदद तो करते हैं, साथ में लैक्टिक एसिड ये क्या होता है, हमारे मसल सेल में डिपॉजिट होने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ समय पश्चात या कुछ देर बाद हमें क्या होता है, घर पहुंचने के बाद काफ़ी हमारे बॉडी में पेन होने लगते हैं, दर्द होने लगता है। ये किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से मसल सेल में, जिसके वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता और क्या होते हैं, धीरे धीरे हमें पेन होने लगता है। उसके बाद जब हम रेस्ट करते हैं, ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन आराम से चलने लगता है और हमारी बॉडी जो पेन हो रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ये था एनारोबिक रिस्पिरेशन। आइए हम कुछ डायग्राम की मदद से आपको बताते हैं रिस्पिरेशन एनारोबिक और एरोबिक के विषय में। तो आइए अब हम इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या माइन्यूट डिफरेंस होते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने लिखा है ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसा है, मैंने आपको बताया 10 बार बताया, 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज क्या है, ये कहाँ से हमें मिला ग्लूकोज, ये हमें न्यूट्रिशन से मिला। जो हम फूड खाए उसमें न्यूट्रिशन हुआ, न्यूट्रिशन डाइजेशन हुआ, उसके बाद हमें क्या हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद हमें क्या हुआ, ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज क्या होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है, इसको मैंने 10 बार बताया। ब्रेकडाउन जो होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसके बाद क्या होता है, पारुविक एसिड बनते हैं। जो 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज था वो बदल गया 3 कार्बन कंपाउंड पारुविक एसिड में। अब यही पारुविक एसिड, जब इस पारुविक एसिड में क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया तो एरोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं मिला एनारोबिक रिस्पिरेशन। ऑक्सीजन मिल गया तब देखते हैं क्या होता है। जो ऑक्सीजन मिल गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपको ये समझ में नहीं आता, इसको छोड़ दीजिए। ये आपको बता दें, क्रेब्स साइकिल की खोज एक क्रेब नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था, जिसके नाम पर इनका क्रेब्स साइकिल नाम रखा गया है। इसमें क्या होता है, पारुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, चेंज हो जाते हैं CO2 H2O और एनर्जी में, वो भी किसमें, 38 ATP एनर्जी में। ATP क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। ये कब हुआ, जब इसको ऑक्सीजन मिला तब हुआ। इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन न मिले तब क्या होता है, क्या होता है, इसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक होता है इन ईस्ट सेल और दूसरा होता है सेल के अंदर, माने हम लोग के सेल के अंदर। ईस्ट सेल में क्या होता है, पहले आपको सेल के विषय में बताते हैं। सेल में क्या होगा कि जब ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। लैक्टिक एसिड उसके साथ साथ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। यही लैक्टिक एसिड
क्या होते हैं, मसल सेल में डिपोजिशन होने लगते हैं, जो बाद में हमें क्या होते हैं, पेन होते हैं। फिर उसके बाद आप बात करें ईस्ट सेल में, ये ईस्ट सेल कहाँ पाए जाएंगे, ईस्ट सेल पाए नहीं जाते, ये अपने आप क्या ओरिजिन हो जाते हैं, ये अपने आप क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे, आप चावल को ग्राइंड करके उसके बाद उसको अगर हम आप रख देते हैं इडली बनाने के लिए, चावल को ग्राइंड करके हम रात भर के लिए 7-8 घंटे के लिए अगर हम रख देते हैं तो हम देखते हैं उसमें कुछ अजीब सा बदबू आने लगता है। जो अजीब सी बदबू आती है वो बदबू इथेनॉल की होती है। किसकी, इथेनॉल की, जो क्या है 2 कार्बन कंपाउंड है। माने इथेनॉल में कितने कार्बन, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन 2 पाए जाते हैं। तो क्या हुआ, आपने देखा लेके चला था ग्लूकोज 6 कार्बन, लेकिन धीरे धीरे टूटते टूटते 3 कार्बन, 3 कार्बन से 2 कार्बन, ये टूट गए। मतलब क्या हुआ, आपने लेके चला था 6 कार्बन और बचा कितना, 2 कार्बन। इसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहा है, ये धीरे धीरे टूट रहे हैं छोटे छोटे पीस में। तो ये इथेनॉल हुआ, उसमें इथेनॉल की बू आती है। उसके बाद उसमें साथ साथ CO2 पाया जाता है। जब हम इडली को बनाते हैं तो वो फूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें CO2 पाया जाता है और CO2 रिलीज होने लगता है। CO2 रिलीज होने की वजह से वो क्या हो जाती है, इडली फूल के थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और इथेनॉल की जो बू होती है वो भी निकल जाती है और साथ में साथ इसके 2 ATP रिलीज होता है। ये होता है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में। डायग्राम से आपको मैंने समझा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन क्या होते हैं, माने क्रियाविधि कैसी होती है। इस सेलुलर लेवल पर हम कैसे सांस को ले पाते हैं और सांस को छोड़ते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये आपका वीडियो था पार्ट 2 रिस्पायरेशन का, ये पार्ट 2 वीडियो था। अब पार्ट 3 वाले में मैं बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।